हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। यानी कि जो सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए जो नर्सिंग केयर दी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो नंबर 1 पे जो इन्फेक्शन आता है उसका नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन इन मेनिंजस। मेनिंजिस का मतलब होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के ऊपर परत होती है उनको हम मेनिंजिस कहते हैं। जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं पिया मैटर। उसके ऊपर जो आती है वो अरेक्नॉइड मैटर, और जो सबसे ऊपर आती है उसको कहते हैं हम ड्यूरा मैटर। तो ये 3 लेयर होती हैं। तो इन तीनों लेयर में से किसी में भी जब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट मे बी कॉज्ड बाय आइदर बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। तो ये जो मेनिंजाइटिस है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है। तो जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है वो कभी कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा भी स्प्रेड होता है। जैसे कि जो मेनिंजाइटिस होती है मेनली 3 बैक्टीरियाओं के कारण होता है। तो सबसे नंबर 1 का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है पहला जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, और दूसरा जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एंड जो तीसरा जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये 3 बैक्टीरिया नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये 3 बैक्टीरिया मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेनिंजाइटिस के लिए। ठीक है ना। तो मेनिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरली बिगिंस इन अनदर एरिया सच एज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंटर द ब्लड एंड इन्वेड द सीएनएस। इसका मतलब होता है जो निमोनिया होता है, जो इन्फ्लुएंजा होता है, ये रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे नाक के द्वारा अंदर चले जाते हैं रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन के द्वारा ब्लड में चले जाते हैं, फिर वो ब्लड से वो ब्रेन तक चले जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, कॉजिंग द मेनिंजेस टू बिकम इन्फ्लेम। यानी कि जो मेनिंजेस होते हैं उनको वो इन्फेक्ट कर देते हैं और उनका इन्फ्लामेशन कर देते हैं। उससे होता क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। उससे जो है सिर दर्द जैसी, नोसिया, वोमिटिंग जैसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वेसल्स ऑक्लूजन एंड नेक्रोसिस ऑफ द एरिया इन द ब्रेन में अकर्स। यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको रोक कर जो ब्लड ब्लड जा रहा है उसको रोक सकती हैं। उससे क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे, तो उससे नेक्रोसिस होने लगेगी। बाकी जो सेल और टिश्यू है वो ये मरने लगेंगी। क्रेनियल नर्व फंक्शन में भी ट्रांसिएंट और परमानेंट अफेक्टेड बाय मेनिंजाइटिस। यानी कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो भी अपना काम सही तरीक़ा से नहीं कर पाएंगी। जैसे कि यहाँ पर ये क्रेनियल नर्व दिए हुए हैं, जैसे क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 6। इस जब ये अफेक्ट होती हैं तो उनकी वजह से ऑकुलर पाल्सीज, अनइक्वल एंड सैंगलिसली रिएक्टिव प्यूपिल्स से हो जाती हैं। और जो 5, 6, 7 जो क्रेनियल नर्व होती है, जब उसका जो इन्फ्लामेशन होता है उससे फेशियल वीकनेस आती है। और ये जो 8th जो क्रेनियल नर्व है उससे बहरापन और चक्कर जैसी समस्याएं भी आती हैं। तो अब मेनिंजाइटिस की प्रिवेंशन क्या है, तो प्रिवेंशन में सबसे पहले आती है वैक्सीन। जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो तो नॉर्मली दी जाती है जब बच्चा पैदा होता है न्यूमोल पीरियड के द्वारा। पर जो न्यूमो को ये निमोनिया की जो वैक्सीन है वो 2 साल से पहले की एज के लिए नहीं दी जाती। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर पीपल ओवर एज 65, 65 साल के ऊपर के लोगों के लिए ये दी जाती है। और जो प्रिवेंशन में जो एंटी माइक्रोबायोटिक्स जो यूज होती है उसमें पहली है रिफाम्पिन, क्विनोल्स यानी क्लोरोक्विनोल्स आपने पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में, एंड थर्ड है सल्फोनामाइड्स। ये मेनली यूज होते हैं प्रिवेंशन में। अब जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइन एंड सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस में। तो पहले जो सिम्टम है वो है हेडेक। हेडेक इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। मतलब ये सबसे कॉमन सिम्टम है मेनिंजाइटिस का। इसका जो कारण है वो क्यों होता है ये, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें तनाव आ जाता है, उसके कारण ये होने लगता है। इरिटेशन ऑफ द पेन सेंसिटिव ड्यूरा मैटर। जो ड्यूरा मैटर होती है उसमें जो पेन सेंसिटिव जो सेंसर्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, उनसे जो है दर्द का महसूस होता है। हाई फीवर, स्टिफ नेक यानी कि जो हमारी जो गर्दन होती है वो टाइट हो जाती है। फोटोफोबिया यानी कि लाइट से लाइट से एलर्जी होती है, मतलब लोगों को, मतलब लाइट में डरते हैं वो। पीचेस ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। पीचेस बोलते हैं जब जो कैपिलरीज होती हैं वो बस्ट हो जाती हैं यानी कि फूट जाती है, तो उनमें से ब्लड जो होता है ना वो स्किन के ऊपर आ जाता है, वो छोटे छोटे धब्बे बना लेते हैं लाल लाल कलर के।
तो उसे हम पीचेस बोलते हैं। न्यूट्रल रिगिडिटी का मतलब होता है पेन एंड स्टिफनेस व्हेन द नेक इज मूव्ड इज कॉज्ड बाय स्पाज्म ऑफ एक्सटेंशन मसल ऑफ नेक। मतलब कि जो नेक यानी गर्दन की जो मसल्स होती हैं ना, उसमें स्पाज्म आ जाता है, यानी कि उस वो टाइट हो जाती हैं। टाइट होने से यदि कोई भी अपनी गर्दन हिलाएगा ना, तो वो हिलाने से उसको दर्द होगा। तो जो साइन एंड सिम्टम्स में जो दो साइंस देखने को मिलते हैं, वो साइंस है कर्निंग साइन सिम्टम एंड ब्रुडजिंस्की साइन। ये दो साइन और सिम्टम, ये दो पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। बोथ साइंस आर कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजाइटिस एंड स्पाइनल नर्व रूट्स। तो अब हम देखते हैं कर्निंग साइन सिम्टम और ब्रुडजिंस्की साइन किसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये दो डायग्राम दिए गए हुए हैं। ये जो पहला जो साइन है उसका नाम है कर्निक साइन सिम्टम। इसमें क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो उसकी लेग को, हिप को 90 डिग्री तक घुमाता है। इससे घुमाने से यदि वो पेशेंट इस तरह से रिएक्शन देता है, अपने लेग को ऊपर करता है और उसकी जो हैमस्ट्रिंग है, यहाँ पे जो मसल्स है थाई में, उसमें पेन होता है, तो इसका मतलब है ये जो कर्निक साइन सिम्टम है ये पॉजिटिव है। और जो ब्रुजगिन्स की साइन सिंड्रोम को, साइन सिंड्रोम नहीं, साइन खाली, इस साइन को पॉजिटिव करने के लिए इस जो पेशेंट होता है उसकी गर्दन को ऊपर की साइड उठाया जाता है। ऊपर की साइड उठाने से जो उसके पहले सीधे लेग थे वो हल्के से मुड़ जाते हैं इस तरह से। तो ये होता है स्टिफनेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो मेनिंजाइटिस होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन के कारण स्पाइनल कॉर्ड टाइट हो जाती है, तो उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आता है इरिटेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, जिसके कारण नोसिया और वॉमिटिंग होने लगती है। एनसेफेलोपैथी का मतलब होता है रिफर टू द मेंटल स्टेटस चेंज सीन इन पेशेंट विद मेनिंजाइटिस। जब मेनिंजाइटिस होता है तो कुछ मेंटल स्टेटस में चेंज भी आता है, जैसे कि शॉर्ट अटेंशन स्पान। इसका मतलब होता है वो अटेंशन नहीं दे पाता है प्रॉपर तरीके से। उसकी मेमोरी जो है वो भी कम हो जाती है। डिसओरिएंटेशन, डिफ़िकल्टी फॉलोइंग कमांड, यानी कि वो सही से कमांड को नहीं मानता। एंड ए टेंडेंसी टू मिस इंटरप्रेट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, और जो इन्वायरमेंट की जो स्टिमुलाई हो वो उनको अलग तरीके से देखता है। जो लेट साइन ऑफ मेनिंजाइटिस होते हैं वो होता है लिथार्जी एंड सीजर्स। ये हो गए हमारे साइन एंड सिम्टम्स। और जो अगला जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में यदि क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है तो उससे अंधापन भी आ जाता है और कभी कभी बहरापन भी आता है, और सीजर्स देखने को मिलते हैं कभी कभी ज़्यादा। और कभी कभी कोग्निटिव डेफिसिट भी हो जाता है, यानी कि मेमोरी सही से काम नहीं करती, मेमोरी भी चली जाती है, और वो सही से लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है उसमें। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है सही से पढ़ लिख नहीं पाता। डायग्नोस्टिक टॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है हम मेनिंजाइटिस को किस तरह से पहचानेंगे। तो उसको पहचानने के लिए लंबर पंक्चर प्रोसीजर होता है, जो प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जाता है, फिजिशियन या डॉक्टर के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से सीएसएफ को निकाल लिया जाता है। तो वहाँ से निकालने के बाद उसको चेक किया जाता है कि उसमें वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन का पता लगता है जब जो सीएसएफ होता है वो क्लियर होता है, क्लियर सीएसएफ होता है विथ नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, और जो ग्लूकोज लेवल होता है उसका वो नॉर्मल होता है, एंड नॉर्मल और स्लाइटली इंक्रीज्ड प्रोटीन लेवल। इसका मतलब होता है जो वायरल जो मेनिंजाइटिस होता है उसमें क्या होता है, क्लियर सीएसएफ होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उसमें जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो भी नॉर्मल होता है, और वो उसमें थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा बढ़ी आती है। और जो बैक्टीरियल जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया नहीं दिखते हैं पहली बात तो, और दूसरी है की काउंट बढ़ी आती है, ठीक है ना। और जो सीएसएफ होता है वो क्या होता है, टर्बिड हो जाता है, टर्बिड क्लाउडी। टर्बिड यानी कि थोड़ा सा ऐसे झाग झाग से हो जाते हैं, उसमें क्लाउडी से दिखने लगता है बिकॉज ऑफ एलिवेटेड नंबर ऑफ क्योंकि वहाँ पे की मात्रा बढ़ जाती है। तो बैक्टीरिया आर आइडेंटिफाई, यानी कि अब जब जैसे कि आप हमको मालूम हो गया कि वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राम स्टेनिंग की सहायता ली जाएगी और कल्चर में उसको ग्रो किया जाएगा, ठीक है ना। ये सब करने के बाद जो बैक्टीरिया निकला उसका सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाएगा। सेंसिटिविटी टेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी एंटीबायोटिक हम देंगे तो वो उस एंटीबायोटिक के सेंसिटिव है बैक्टीरिया या नहीं है, वो मर जाएगा या नहीं मरेगा, तो उससे हम ये चेक करेंगे। द बैक्टीरिया यूटिलाइज द ग्लूकोज नॉर्मली फाउंड इन सीएसएफ। जो सीएसएफ में जो ग्लूकोज होता है उसको बैक्टीरिया खाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज लेवल होता है वो सीएसएफ का थोड़ा सा घट जाता है। द अमाउंट ऑफ
प्रोटीन इन CSF इज़ एलिवेटेड। इसका मतलब होता है जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। और जो दूसरा टेस्ट है वो MRI और CT स्कैन और CBC। और जो थेराप्यूटिक मीजर्स यानी कि उसको सही कैसे करेंगे हम, थेराप्यूटिक कैसे देंगे, तो एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन जी दी जाती है, सिफेलोस्पोरिन्स दी जाती है। एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है जो बुखार आ जाता है तो उसको रोकने के लिए एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल जैसी गोलियां दी जाती हैं। एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है यदि किसी को दर्द हो रहा है गर्दन या नेक में तो वहाँ पे क्या दी जाती है, पेन रिलीफर दी जाती है यानी कि पेन किलर दी जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटी इन्फ्लामेटरी दी जाती है जैसे कि इटोरिकॉक्सिब 90। ये क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ पे जहाँ पे जो सूजन या रेडनेस आ रही है उसको कम कर देती है। एंटी एमेटिक्स का मतलब होता है जो उल्टी को रोकने का कार्य करती है जैसे ओंडासेट्रन एंड डोमपेरिडोन। ओके, थैंक यू। तो आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।